हेलो ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के इस नए लेक्चर में, जहां पर हम 3 क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। और ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। और अगर हम HPAS, HPNT, HP एलाइड किसी भी एग्जाम में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमारा सबसे मेन हथियार रहेगी। और इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम 4 मार्क, 8 मार्क्स या 20 मार्क्स से किसी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन होंगे GS2 कंपोनेंट के, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जहां पर पॉलिटी आता है, IR आता है। तो आराम से इसको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप में से कुछ बच्चों ने इनके आंसर लिखे भी होंगे। तो अब टाइम आ चुका है कि आप अपने आंसर्स को हमारे साथ क्रॉस चेक करिए। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई वैलिड पॉइंट है, कोई और डिफरेंट यूनिक पॉइंट है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करिए। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और दोस्तों ये लेक्चर हमारा 3 स्टेप फॉर्मूला ऑफ आंसर राइटिंग के ऊपर बेस्ड है, जहां पर हम सबसे पहले कहते हैं कि आप जब भी क्वेश्चन पढ़ो, जैसे क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन, सेलिएंट फीचर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रिपब्लिक एज मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे लिखा हुआ है? ये इंडियन प्रेम्बल पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्रेम्बल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसलिए मैं कह सकते हैं कि रिपब्लिक वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि आप क्या समझते हो इस वर्ड से जिसका नाम है रिपब्लिक। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आप लोगों के बहुत वैरायटी ऑफ व्यूज हो सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि आप टू द पॉइंट आंसर लिखिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 60 वर्ड है और वो हर डायमेंशन जो कि रिपब्लिक वर्ड से जुड़ी हुई है उसको मेंशन कर दे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात जब हम करते हैं रिपब्लिक वर्ड के बारे में, तुम कहते हैं कि हमारा देश एक मोनार्की नहीं है, हमारा देश इंग्लैंड की तरह नहीं है, जहां पर एक क्वीन है, एक विंडसर फैमिली है, उसी खानदान के जो लोग हैं वो क्वीन बनेंगे और हेड ऑफ द स्टेट बनेंगे। ठीक है, लेकिन इंडिया में हमने क्या सिस्टम फॉलो किया? हमने सिस्टम फॉलो किया रिपब्लिक का। तो यहां पर एक वर्ड आएगा रिपब्लिक, इसका मीनिंग बहुत में क्लियर होना चाहिए कि क्यों ये डिफरेंट है फ्रॉम द वर्ड मोनार्की। तो मोनार्की से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हमारे देश में जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होता है, वो जरूरी नहीं कि किसी पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करे। ठीक है, तो कोई भी पर्सन अगर वो एलिजिबल है, अगर वो इलेक्शन में जीत जाता है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज फैमिली बैकग्राउंड, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज सेक्स, रेस, कास्ट, जो भी। ठीक है ना। तो यहां पर इंडिया में रिपब्लिक क्यों है? क्योंकि ये हमारे प्रेम्बल में इंडिकेट करती है कि इंडिया के पास एक इलेक्टेड हेड है, जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। Rather than a monarch, India has an elected head of the state. He is elected indirectly for a fixed period of 5 years. Indirectly क्यों? क्योंकि स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है जो हमारे राष्ट्रपति को चुनता है। तो ये आपका रिपब्लिक वर्ड का डेफिनेशन हो गया एक तरीके से। और आपने यहाँ पर ये भी डिफरेंस शो कर दिया कि ये बाकी स्टेट पॉलिटिक्स से किस तरीके से डिफरेंट है। ठीक है, अब दोस्तों एक और बात कि जो इंडिया में प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो हेरिडिटरी नहीं है। अब जरूरी नहीं कि जो कोविंद जी के खानदान के लोग होंगे वही आपके अगली बार भी प्रेसिडेंट बनेंगे। तो द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड हमारी राष्ट्रपति बनती है नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है कि खानदानी पोजीशन कोई भी नहीं है। अगर आप एलिजिबल हो, आप इलेक्शन में जीतते हो, तो आप लोग राष्ट्रपति बन सकते हो। यहाँ पर रिपब्लिक वर्ड के 2 मीनिंग और भी आते हैं कि वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल। मतलब जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है किसी देश की, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि जो राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं, जो उसकी पूरी संप्रभुता है किसी पर्सन के पास, वो कोई एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं है, वो पूरे देश की जनता है। तो पूरी जनता को आपने जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो प्रदान कर दी है। इसके साथ साथ कोई भी पर्सन किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट पर पहुंच सकता है अगर वो एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रिविलेज क्लास ही कोई पर्टिकुलर पोजीशन होल्ड करेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर मेन वर्ड जो रिपब्लिक है, इसका मीनिंग क्या है कि आप लोग एक इलेक्टेड हेड को अपना हेड बना रहे हो स्टेट का, ना कि किसी खानदानी या हेरिडिटरी हेड को। ठीक है, तो ये आपका रिपब्लिक वर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वर द सेलिएंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। अब दोस्तों बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई डायरेक्टिव टफ नहीं दिया है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं इसके 100 साल हो रखे हैं, तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, जब भी हम किसी एक्ट के बारे में लिखते हैं तो वहां पर जो इंट्रोडक्शन होता है वहां पर हमें उस एक्ट का बैकग्राउंड, और अगर उस एक्ट का कोई और नेम है तो हमें बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की बात करूं तो उसका दूसरा नेम क्या है? सेंट हेलेना एक्ट। या मैं अगर बात करूं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, तो उसका डिफरेंट एक्ट नेम क्या है? मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। तो सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कौन सा एक्ट पूछा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका अल्टरनेटिव नेम क्या था, प्लस इस एक्ट के आने के पीछे बैकग्राउंड क्या था, वो बहुत मैटर करता है। तो यहां पर इस एक्ट का नाम था मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, क्योंकि मोंटेगू क्या थे उस टाइम पर? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या थे उस टाइम पर? भारत के वाइसरॉय। तो उनके नाम पर ये पूरा रिफॉर्म का नेम पड़ा।
प्लस इस पर्टिकुलर एक्ट के आते टाइम हमारे जो वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी। सिमिलरली इंडिया में होम रूल एजिटेशन, लखनऊ पैक्ट बहुत मेजर मेजर इवेंट हो चुके थे, गांधी जी की भी एंट्री हो चुकी थी। और यहाँ पर एक और जो मेजर इवेंट था वो था मोंटेगू डिक्लेरेशन ऑफ अगस्त 1917, जहां पर उन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भारत में धीरे धीरे ग्रेजुअली हमने जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसकी इंट्रोडक्शन करनी है। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे दायरे में रहकर इंडिया में अपनी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो जो इंडिया का पूरा काम संभाले, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था, एक एक्ट का बैकग्राउंड। अब सेलिएंट फीचर क्या है, ये आप लोगों को पक्का रटे होंगे क्योंकि आपने प्री के लिए भी पढ़े हैं कि पहली बार जो सेंट्रल कंट्रोल था प्रोविंसेस के ऊपर, उसको रिलैक्स किया गया, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट दिए गए जिनके ऊपर प्रोविंसेस भी अब एक्ट बना सकते थे। सिमिलरली इस एक्ट ने पहली बार इंडिया में बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया। बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या है, जहां पर दो हाउस होते हैं लेजिस्लेटर के। तो पहली बार जो हमारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको डिवाइड किया गया अपर हाउस एंड लोअर हाउस में, ठीक है। इसके साथ साथ इट रिक्वायर्ड दैट 3 ऑफ द 6 मेंबर ऑफ द वाइसरॉय वर टू बी इंडियन। मतलब देखो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में पहली बार एसपी सिन्हा को एंट्री मिलती है एज अ लॉ मेंबर टू दी वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और उसके बाद एज अ रिफॉर्म ये बोला जाता है कि जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, हम यहाँ पर इंडियंस के नंबर और बढ़ा देते हैं, पहले 1 था अब 3 कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रोविजन था, जो कि मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स में पहली बार देखने को मिला फॉर मुस्लिम्स, उसको एक्सटेंड किया गया। तो अब जो आपके एंग्लो इंडियंस थे, यूरोपियंस थे, इंडियन क्रिश्चियन है, सिख्स हैं, उनको भी ये कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। प्लस इसके साथ जो वोट डालने का पावर था, फ्रेंचाइज पावर जिसको कहते हैं हम, वो कुछ लोगों को औरों को एक्सटेंड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। इसके साथ साथ जो एक न्यू ऑफिसर बनाया गया हाई कमिश्नर का फॉर इंडिया, और इस ऑफिस को भी कुछ पावर दी गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, ताकि उनका काम कुछ रिलैक्स हो सके। तो ये प्रोविजन आपने मेंशन करने हैं। दोस्तों जब भी हम सेलिएंट फीचर लिखे ना, तो कोशिश करो कि सेम फीचर को बार बार रिपीट ना करो या सेम टाइप के फीचर्स रिपीट ना करो। कोशिश करो कि डिफरेंट डिफरेंट आपके फीचर्स हो जो कि वाइड डायमेंशन आपके कवर कर रहे हो, ठीक है। ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन सॉल्व करें थर्ड। इट इज रिगार्डिंग सेंटर स्टेट रिलेशन, क्योंकि नीति आयोग आपका नॉन काउंसिल बॉडीज में भी आता है और सेंटर स्टेट रिलेशन में भी आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि नीति आयोग हैज रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन बोथ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज इंटेंट, क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन की थीम क्या है, आपको बेसिकली बताना है कि नीति आयोग जो है उसने जो प्लानिंग कमीशन था 2014 से पहले, उसको कंटेंट में भी रिप्लेस किया है। कंटेंट इंटेंट का मतलब क्या है कि जो काम करने का तरीका है, और स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो कंपोजिशन है, और आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्या है कि यहां पर आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी देने हैं, अगर कुछ कमी है वो भी बतानी है। तो सबसे पहले बताएंगे कि देखो इंडिया में एज सच अगर हम देखें लास्ट कुछ डेकेड्स में, तो काफी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आई है, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन आई है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आई है, और हमारा जो काम करने का तरीका है वो भी चेंज हुआ है। और इसी वजह से हमने एक पैरेलल एवोल्यूशन ली है इन दी फॉर्म ऑफ नीति आयोग, जिसने रिप्लेस किया है किसको, अस्ट्रेल प्लानिंग कमीशन को, जो कि 1950s में बना था, ठीक है। अब यहां पर आपने सबसे पहले कंपोजिशन बनानी है नीति आयोग की, और इस पॉइंट पर हम क्या शो करना चाहते हैं, हम इस पॉइंट पर यह शो करना चाहते हैं कि नीति आयोग इज मोर इंक्लूसिव बॉडी देन प्लानिंग कमीशन, क्योंकि यहां पर हमें स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिलती है। तो चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गवर्निंग काउंसिल में सारे चीफ मिनिस्टर आते हैं सभी स्टेट्स के, प्लस रीजनल काउंसिल हैं, कुछ स्पेशल इन्विटी हैं, और एक परमानेंट वर्किंग फ्रेमवर्क है जिनका एक सीईओ होता है। तो यहां पर कंटिन्यूअस वर्किंग बॉडी है, प्लस स्टेट्स की काफी रिप्रेजेंटेशन है, और जो अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच है, ना कि टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि नीति आयोग का जो काम करने का तरीका है वो कैसे डिफरेंट हुआ। तो सबसे पहले देखो नीति आयोग के साथ हम 2 टर्म्स पक्का जोड़ते हैं। एक टर्म है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि यहां पर हम थ्रू कोऑपरेशन सेंटर और स्टेट के बीच में एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस बिटवीन स्टेट्स हम अच्छा रिलेशन जो है मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इट हैज इनेबल्ड स्टेट टू हैव एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी एज वेल एज अचीविंग टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टारगेट। तो कोऑपरेशन का मतलब क्या है कि मान लो एक राज्य है गुजरात, ठीक है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और राजस्थान थोड़ा पिछड़ा हुआ है, तो राजस्थान गुजरात से बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख सकता है, कोऑपरेशन मांग सकता है, और जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ लिंकेजेस एस्टेब्लिश कर सकता है। तो यहां पर गुजरात की डेवलपमेंट के साथ साथ आपके राजस्थान की डेवलपमेंट भी पॉसिबल है। इसको हम कहते हैं कोऑपरेशन। मतलब अगर एक राज्य किसी रीजन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फॉर एग्जांपल कर्नाटका इन साउथ इंडिया, तो वो बाकी राज्यों को भी हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यूज। क्योंकि अगर मान लो हैदराबाद में, अगर मान लो बेंगलुरु में आपकी सिलिकॉन सिटी है या फिर आईटी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो तमिलनाडु के बच्चे हो गए, केरला के बच्चे हो गए, उनको भी तो डेवलप करने का मौका मिल रहा है। तो ये है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। प्लस
कंपटीटिव फेडरलिज्म, दोस्तों ये थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मान लो हम एक एग्जांपल लें कि क्लास में 5 बच्चे हैं, आपने बोला कि जो फर्स्ट आएगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा, ठीक है, जो सेकंड आएगा उसको मैं ये दूंगा, जो थर्ड आएगा उसको मैं वो दूंगा। और यहाँ पर आप लोगों ने कंपटीशन जानबूझ के क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि बच्चे सारे मेहनत करें। अब नो डाउट कि फर्स्ट तो एक ही बच्चा आएगा, लेकिन बाकी बच्चों ने भी मेहनत करी होगी, तो ऐसा तो नहीं है कि वो लोग बिल्कुल ही नालायक रह गए हों, वो भी एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुके होंगे क्योंकि उन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया है। तो कंपटीटिव फेडरलिज्म में होता क्या है कि हम स्टेट्स के बीच में डिफरेंट रैंकिंग्स निकालते हैं, हेल्थ की रैंकिंग, एजुकेशन की रैंकिंग, ठीक है, सैनिटेशन की रैंकिंग, और हम देखते हैं कि कौन सा स्टेट बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। अब नो डाउट विनर तो एक ही आएगा, लेकिन बाकी स्टेट्स भी कुछ इंडिकेटर्स पे काम करते हैं और उसकी वजह से पूरे देश का भला होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ना, जनरली इंदौर हो गया, मैसूर हो गया, टॉप करते हैं रैंक में, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जैसे यूपी बिहार के, जिन्होंने काफी इंप्रूव किया है अपनी रैंकिंग में। तो यहां पर अगेन फायदा क्या हो रहा है कि कंपटीशन के थ्रू आप लोग सबको उठाने की कोशिश कर रहे हो। तो दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ नीति आयोग आल्सो, प्लस शेयर्ड नेशनल एजेंडा। कहीं ना कहीं जो नीति आयोग का विजन है वहां पर स्टेट्स की प्रायोरिटी के साथ साथ नेशनल प्रायोरिटीज को भी मर्ज किया गया और ये माना गया है कि अगर स्टेट्स डेवलप होंगे तो नेशनल डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगी। प्लस नॉलेज एंड इनोवेशन हब, और ये काफी एक डिफरेंट और यूनिक एक स्ट्रेटेजी है नीति आयोग की, कि यहां पर दोस्तों इन्होंने ये माना कि हम कभी भी अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम पुराने जो रिजिड हमारे कंजर्वेटिव मेथड से उनको फॉलो करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा और हमें इनोवेशन हब एक बनाना पड़ेगा जहां पर हम बच्चों को, राज्यों को, लोगों को, कॉलेजेस को, सबको इंक्लूड करें, ताकि हम कुछ इनोवेशन ऐसे इंक्लूड करें जो हमारी गवर्नेंस में, हमारी सोसाइटी में हेल्प करे। तो यहाँ पर इन्होंने अटल टिंकरिंग लैब का एक जो कंसेप्ट है वो लेकर आए, जहां पर बच्चों को काफी फायदा भी हुआ। तो ये सारा एक अच्छा एजेंडा था। प्लस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, दोस्तों अगेन पॉलिसी लागू करनी आसान होती है, लेकिन उसको चेक करना कि वो सही जा रही है नहीं जा रही है, उसका फीडबैक डेवलप करना वो बहुत जरूरी होता है। प्लस रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, और नीति आयोग टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट्स निकालता है, जैसे इंडिया एट द 75, जिससे आप बहुत सारा जो कंटेंट है वो देख सकते हो किस तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो रही है। लेकिन कुछ लेकुना भी है, क्योंकि वर्ड था क्वेश्चन में क्रिटिकली एनालाइज, तो आपको सेकंड डायमेंशन भी लेना है कि लेकुना क्या है। देखो जो मेजर लेकुना हमें देखने को मिलता है वो ये है कि कई बार इंडिपेंडेंस पे डाउट होता है कि गवर्नेंस का कहीं गवर्नमेंट का कहीं माउथ पीस तो नहीं बन के रहेगा नीति आयोग। प्लस यहाँ पर हमें कई बार कंसेंसस जो है वो देखने को नहीं मिलता। प्लस जो एक्शनेबल टारगेट है, आपने रिपोर्ट बना ली, आपने इंडिकेटर बना लिए, आपने टारगेट सेट कर लिए, लेकिन जो टारगेट अचीव होने वाली बात होती है वो कई बार हमें यहाँ पर लैग दिखती है। प्लस एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है और अभी तक रिजल्ट उतना अच्छा में देखने को नहीं मिला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिमिटेड फोकस ऑन इंप्लीमेंटेशन, इट इज वन ऑफ द मेजर लेकुना ऑफ नीति आयोग। तो यहाँ पर आपने हर डायमेंशन कवर करनी है वन बाय वन, और इस तरीके से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपने भी ऐसे आंसर लिखे होंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।